बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वहाँ पर जो हुआ वो तो सारा दिन मनाजिर आप लोग देखते रहे। कैसे सहाफ़ियों के ऊपर भी लाठियाँ बरसाई गई, कैसे एक निजी टेलीविज़न चैनल है उसकी DSNG और उनके स्टाफ के ऊपर भी लाठियाँ बरसाई गई। यहाँ तक कि इमरान खान साहब की जो गाड़ी है जिसमें वो सफ़र करते हैं, बुलेट प्रूफ जीप काली, उसके ऊपर भी लाठियाँ बरसाकर उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। उसके बाद एक इस तरह की स्टोरी आई कि जिसके ऊपर मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। माइनर्स, अंडर एज बच्चे जो 18 साल से कम उम्र है जिनकी, उनको 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये स्टोरी है क्या, और ये स्टोरी ब्रेक जिन्होंने की है, जिन्होंने टेकअप की और इसके ऊपर शोर मचाना स्टार्ट किया और हम सब तक ये स्टोरी पहुंची, वो मिर्जा आसिम साहब हैं, लॉयर हैं। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, उन्हीं से पूछेंगे कि कंप्लीट स्टोरी है क्या, ये वाकया है क्या। अमजद खान न्याई साहब मुझे स्काइप पर ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और मोहसिन गुराया साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो स्काइप पर मुझे ज्वाइन करेंगे। मिर्जा आसिम साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? थैंक यू। आसिम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं भाई? जी, अल्लाह का करम। अच्छा आसिम भाई, यहाँ पे जो मेरे पास डिटेल्स आएंगे ना, इसके ऊपर यासिर महमूद चौधरी साहब मजिस्ट्रेट, और जो कंडीशन बताई गई है, सिचुएशन बताई गई है इसके अंदर कि जी एक्यूज असद खान, साकिब एंड उस्मान इन पुलिस कस्टडी आयो विद रिकॉर्ड, और ऑर्डर जो है उससे ऊपर लिखी हुई है एक लाइन, एक्यूज्ड हर्ड रिकॉर्ड परसुएड। ये तीनों बच्चे जो हैं, क्या इनको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया था? बिकॉज यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि एक्यूज्ड हर्ड। ये मुकम्मल वाकया है क्या? थोड़ा तफसील से बताइए हमें। सर, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मैं आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से पाकिस्तान के अवाम से मुखातब होना चाह रहा हूँ। जो इस वक्त मुल्क के अंदर ज़मीन सरजमीन बेआइन है, और इसके ऊपर जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं हमारे, वो अदारे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए। ड्यूटी जज थे ये यासिर महमूद चौधरी साहब, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया है। इनकी ड्यूटी थी, ये संडे वाला दिन था सर। ये इस तारीख को, 26 तारीख को ये वाक़ा है। और मैं एक अपने रिमांड के केस में मैं जब अदालत में पहुंचा तो पता चला मुझे कि जी कुछ मुल्ज़मान को लाए हुए 3/23 जो खान साहब के ऊपर ये मुकदमा दायर हुआ था ATC स्पेशल कोर्ट में, के बाहर जो वकूआ हुआ था, उसकी बाबत ये FIR कटी हुई है। उसमें सर 200 से 250 बंदे नामालूम किए हुए थे। तो चूंकि IG ने कोई सर्कुलर जारी किया हुआ है और पुलिस को ये कहा हुआ है जी कि आपने ये नल्ब पूरे करने हैं, ये गिरफ्तारियां करनी है, चाहे उनका PTI से ताल्लुक है या नहीं है, या जिस तरह भी एक्टिविटी जहाँ चल रही है इस्लामाबाद में। इस वक्त इस्लामाबाद कार्डन आउट किया हुआ था। जब कोई खान साहब आते हैं इस तरह हुक आलम, स्टेट की वजह से, स्टेट ने टेरर क्रिएट किया हुआ है, तो उसकी वजह से सर हर बंदा, हर शहरी, हर वकील, हर तालिब इल्म, रेडी वाला, हर तबके का जो शहरी है वो मुतासर है इनकी स्टेट के इस रवैये की वजह से। मैं बड़ा हैरतज़दा हुआ जब मैं कोर्ट पहुंचा तो ये ऑर्डर हो चुका था। तो मैं फौरी तौर पे गाड़ी के पास भागा और मैंने जाके देखा तो 3 माइनर बच्चे थे। तो जब मैंने डिटेल पता की तो डिटेल में सर सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 जो आपके पास मैंने बच्चा रिमांड असद खान और साकिब, असद खान और साकब, इनका 2-2 दिन का जिस्मानी रिमांड कोर्ट से हासिल कर चुके थे। हाँ क्योंकि जी, ये करते ये हैं, ये करते ये हैं सर कि ये कोर्ट में पेश किए बगैर रिकॉर्ड पेश कर देते हैं कोर्ट के सामने, और उनके ऊपर वो काली पट्टियां चढ़ा के, जिस तरह वो मतलब वाकई टेरर होते हैं कि ये हैं जी। अब वो जज का काम बनता है, जुडिशरी का काम बनता है कि वो एग्जामिन करे, कि बिल्कुल। उनसे बात करे एक्यूज से कि आपकी एज कितनी है, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपकी एज कितनी है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है नहीं बना हुआ है। ये उसने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की। ओके। उसने ये भी नहीं देखा कि ये मर्द हैं या खवातीन हैं, कौन है। चूंकि देखिए ना, जुनाइल लॉ के अंदर अगर वो 18 साल से कम बच्चे हैं तो उनको जुडिशल करना तो बहुत दूर की बात है, उनको डिस्चार्ज करते हैं, उनका पहला राइट था, कानून के मुताबिक उनको डिस्चार्ज करना चाहिए था बजाय जेल भेजने के। जब मैं पहुंचा तो ये ऑर्डर हो चुका था। मैंने जज साहब को कहा जी उनका जो फाइल ले जा चुके हैं। मैं कहा सर वो जुनाइल हैं, तीनों बच्चे हैं, उनका 2-2 दिन का रिमांड आप सीरियल नंबर 1 असद का और साकब का। असद का सर ये सूरत हाल ये है कि ये 6 क्लास का स्टूडेंट जी, है, मेरे पास छठी जमात का जी। 12 साल इसकी उम्र है। दूसरा साकब है, वल्द अब्दुल्ला है, ये 14 साल का है, ये स्कूल गोइंग नहीं है सर, ये स्कूल में नहीं पढ़ता। तीसरा उस्मान मुजम्मिल है, ये भी 7th क्लास का स्टूडेंट है और इसकी उम्र 13 साल है। और जब मैंने इनसे मिला हूं तो बड़े सहमे हुए बच्चे थे। उन्होंने कहा जी पता नहीं हमने क्या जुर्म कर दिया, बड़े डरे हुए। और मतलब जरा जब ATC की आप लगी हुई सेक्शन 780 लगी हो
तो वैसे भी डरे हुए थे। मैं कहा जी आपको मारा पीटा? कहते नहीं जी हमने सिर्फ उन्होंने मारा है, थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं। क्या आप ये कहें जी कि हमसे डंडे बरामद हुए? अच्छा डंडे कौन से बरामद हुए? किसी की जेब में पीटीआई का झंडा था, किसी के हाथ में जो झंडा होता है जिसके साथ वो हम्म, डंडे के साथ झंडा होता है, वो उन्होंने रिकवर कर दिया। वो कहते हैं जी हम्म, बहुत बड़ा इन्होंने पाकिस्तान को फतह कर दिया है, बहुत बड़े दहशतगर्द उन्होंने पकड़ लिए। तो हम्म। तालिब इल्म भी इनके शर से महफूज नहीं है, अच्छा हुकूमत भी मिर्जा इससे साहब, मैं डरना कोई चाहिए। माहिर कानून नहीं हूँ, ऑब्वियसली यू आर द लॉयर हियर। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह जज साहब ने, यासिर महमूद साहब ने बगैर देखे हुए 14 दिन का जुडिशल कर दिए ये बच्चे, जज साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है कोई? जी, बिल्कुल हो सकती है सर। हम इनको एमआईटी में जा रहे हैं सर, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ और हम्म, इनका जिम्मेदारी बनती थी कि हम्म, इसको इंश्योर करते कि बच्चे हैं और इनको जुडिशल करने की जरूरत नहीं थी, इनको डिस्चार्ज करते। वो हम्म, अपना सेक्शन 30 के तहत इनके पास पावर होती है सर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, संडे वाले हम्म, दिन इनकी ड्यूटी इसी बात पे मामूर होती है कि इस तरह के जो मुकदमात इनके पास आए, चाहे खवातीन हों, तो वो हम्म, सवाए मर्डर के और डकैती के केसों के अलावा उनको जुडिशल करेंगे, हम्म, खातून होने के नाते भी। अगर हम्म, जुवेनाइल है, बच्चे हैं, उनको हम्म, डिस्चार्ज करेंगे। हम्म। मतलब हीनियस क्राइम आपने इन्होंने कौन सा क्राइम कर दिया? और कोई डायरेक्ट नॉमिनेटेड नहीं है, कोई इन्होंने एक्ट ऐसा नहीं नहीं नहीं, किया यहाँ कि पर सवाल ये नहीं आ रहा। सवाल सिर्फ ये आ रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब ने देखना भी गवारा नहीं किया, बच्चों की शक्लें भी नहीं देखी, बच्चों से कोई जी सवाल जवाब किया ही नहीं है कि आपकी एज क्या है, आप करते क्या हैं, आप पे जुर्म क्या है, आपने इल्जाम क्या है आप पे। सर, प्रोसिक्यूशन करती ये है जी, प्रोसिक्यूशन बस हो चुके हैं वो, जैसा वो कहते हैं जी आपका कोर्ट का टाइम बचाने के लिए हम ये कहते हैं सर रिकॉर्ड ले आए, ये बाहर गाड़ी में है सर, वो मतलब अगर अंदर आएंगे तो रश का मामला है तो आप ऑर्डर फरमा दें जी अनबिलीवेबल, हमने ये वो अनबिलीवेबल, बना के लेके आए हुए थे। तो जब मुझे अनबिलीवेबल। अचानक पता चला, जब मैंने इसको परसों किया सोशल मीडिया के जरिए, मैंने इसको उठाया इस मामले को, ह्यूमन राइट्स तक बात पहुंचाई, यूएनओ तक बात पहुंचाई कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सरजमीन है बेआइन है, यहाँ कोई कानून लागू नहीं होता, कोई तबका इनके शर से महफूज नहीं है। और ये मिर्जा साहब मतलब मेरे इस साथ ही हद तक रहिएगा, हुआ। मेरे साथ ही रहिएगा। अमजद न्याई साहब, आपने मिर्जा साहब की गुफ्तगू सुन ली। इनका सबसे पहले लेने का पर्पस ये था कि बाकी मेहमानों तक कंप्लीट स्टोरी पहुंच जाए कि हुआ क्या है। सर, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब और बाकी हमारे जितने भी कुलीग्स हैं, वो सारे इस वक्त जो है वो पुलिस गर्दी का या इन गुल्लू भट्टों का के विक्टिम है। और आपको पता है जगह जगह पे पर्चे हो रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं। मिर्जा साहब के नॉलेज में एक और भी बात लानी थी कि ये जो सीटीडी वालों ने और थाना रमने वालों ने जो एफआईआर दी हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उनमें से चूंकि मैं खुद भी जेल में गया और ड्यूरिंग जो है जब जुडिशल किया जा रहा था, या मैं जो 60 लोग उस वक्त थे मेरे साथ, तो उनमें से मुझे पता चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके की एज अंडर 18 है, यानी कि वो कुछ 16 जस्ट 17 के करीब है। तो काइंडली ये भी वो देख लें कि आप खुद सोचें कि उन बच्चों के खिलाफ दहशतगर्दी के और डकैतीज के और पता नहीं कितने उसके अंदर जो है वो दफात लगाई गई हैं। तो इस वक्त तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है आपके सामने कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट का किरदार अदा कर रही है। बल्कि मैं माजरत के साथ एक वक्त था ना जब वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड कि वहां पे गस्टापो छा गई थी पूरे जर्मनी के अंदर और नाजीज्म नाफिज हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि नून लीग जो है वही किरदार अदा कर रही है। पुलिस को उन्होंने गस्टापो का दर्जा दे दिया है और खुद नाजीज्म जो है नाफिज करना चाहते हैं। गो कि इस वक्त वो अकलियत में बदल चुके हैं और लोगों के पास जाएं तो लोग इन्हें किन अल्फाज से याद करते हैं। मैं अपने अल्फाज से अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इनके करतूत इतने बुरे हो चुके हैं कि लोग झोलियां उठा उठा के इन्हें बद्दुआएं देते हैं कि आज लोगों को खाने के लिए एक वक्त का खाना जी। नहीं मिल रहा, बल्कि एक रोटी नहीं मिल रही। और लोगों को जिस तरह लाइनों में खड़ा करके आटा दिया जा रहा है, उनकी तजलील की जा रही है कि लोग लाइनों में मर रहे हैं और जो आटा है वो इतना सब स्टैंडर्ड है कि वो खाने के काबिल भी हम नहीं जब है, भी इस पे लेकिन डिटेल में लोगों बात की करते हैं, मुझे सिर्फ इस तज... स्टोरी पे कमेंट ले लेने दे मोहसिन कुरैया साहब का, फिर हम मेन स्टोरी पे आएंगे आज
कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड किस तरह हुई है, मैं उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मोहसिन भाई, इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट कर दें कि जो विनाइल जो अंडर एज बच्चे हैं उनको बगैर देखे हुए सरों के ऊपर नकाब डाल के, काला कपड़ा डाल के 14 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड कर दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें कानून नामी कोई चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। बाकी अब मैं क्या इस पे कमेंट करूं बच्चों के मामले में और जुवेनाइल के बारे में। अब अदलिया को हम क्या कहें और क्या पुलिस को हम कहें। हमारे मुल्क के वजीर दाखिला जब बात करते हुए ये कहें कि जो हमारे दिल में आएगा हम वो करेंगे, तो फिर कानून कहाँ रह जाता है। जिस मुल्क का वजीर दाखिला ऐसी फेक और ऐसी बातें करे, उससे हैरत के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए PMLN, PDM और बाकी जो लोगों का ये एक टोला है, देखिए उससे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मुल्क के कानून के मुताबिक हमें काम करना है। हमें लोगों को 2 वक्त की जब रोटी नहीं मिल रही, लोगों को उनके लिए सर छुपाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे हालात में जब इंसाफ की कोई भी उम्मीद, पुलिस से अब क्या कहेंगे। अभी चंद दिन पहले हम सब ने देखा लाहौर में ज़मान पार्क में पुलिस ने जो किया है, तो क्या किसी महज़्ज़म माशरे में किसी साबिक वज़ीर आज़म के घर में, जहां उनकी अहलिया मोहतरमा अकेली हों, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि इस तरह हल्ला बोला जाए और उस घर की तलाशी ली अनफॉर्चुनेटली जाए नो। और क्या किया जाए। मुझे तो सच्ची बात है कि आज भी हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, हैरत होती है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। दुनिया इंसानी हकूक के लिए, कवानीन पे अमल करने के लिए किस दर्जे ऊपर जा रही है और हम हम रोज नीचे जा रहे तनजली हैं। की तरफ जा रहे हैं। तो मोहसिन भाई, मैं अब मेन समझता हूँ स्टोरी की कि तरफ आते हैं। मैं मेन स्टोरी का थोड़ा सा बता दूं आपको। मिर्जा साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने इस स्टोरी पे हमें अपडेटेड रखना है, हमारी टीम इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेगी। आपने हमें अपडेटेड रखना है, बिकॉज जुवेनाइल का मामला है, अंडर एज बच्चों का मामला है। हम अपडेटेड रखेंगे अपने आवाम को, लेकिन आपने इंशाल्लाह हमें अपडेटेड रखना है। अरे, सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर एक बार फिर से डिवाइडेड नजर आ रही है। कुछ सियासतदान, कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ माहिर कानून ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है कि वो जजेस को आपस में लड़वा कर फवायद हासिल करती है। इसकी हिस्ट्री भी है। रफ़ीक तारिर साहब दुनिया से चले गए हैं, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में वो हिस्ट्री जो है आपके सामने नहीं रखना चाहता। लेकिन आज जजेस की कुछ जो डिवीजन सामने आई है मंसूर अली शाह साहब और मंदोखिल साहब के नोट के बाद, तफसीली फैसले के बाद, चंद सवालात हैं जो आज के शो में मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूँगा। पहले सवालात आपके गोशगुजार कर देता हूँ, उसके बाद ओपन करेंगे डिस्कशन को। क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को अब इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए? सवाल नंबर 1। क्या इलेक्शन कमीशन खुद से इलेक्शन की तारीख दे सकता है? और यही स्टांस है बैरिस्टर अली जफर साहब का, वो भी इस सवाल के ऊपर बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 30 अप्रैल 2023 के बाद निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत, मोहसिन नकवी साहब की वाली गवर्नमेंट, उसका स्टेटस क्या होगा? क्या मुस्तकबिल में कोई भी जमहूरी हुकूमत फंड्स की कमी का बहाना बनाकर इंतखाबात में ताखीर कर सकती है? क्या आइन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन बैक वक्त होंगे? कोई एक आर्टिकल मुझे नहीं मिला, हो सकता है हमारे पैनलिस्ट कहीं से ढूंढ लें। क्या मुल्क में चीफ जस्टिस का कुली तौर पर इख्तियारात रखना जस्टिस सिस्टम का फ्लॉ है? क्या यही वजह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है? क्या एक वक्त में एक से जायद चीफ जस्टिस का इख्तियार रखने वाले जजेस किसी मसले का हल हो सकते हैं? अगले वीक में आप देखेंगे कि आपकी तमाम अदालती कार्रवाइयाँ इन्हीं सवालात के गिर्द घूमेंगी। हमने सोचा कि आज ही क्यों ना इनको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया जाए। क्या आइन का आर्टिकल 184(3) अहम मसला है कि सारे इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास? अब ये तो सवालात हैं जो हर जी शऊर या हर ज़रा पढ़ा लिखा बंदा है इस टाइम पर सोच रहा होगा। सोल्यूशन क्या पॉसिबल हो सकता था? वो है जुडिशियल रिफॉर्म्स। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ हमें और भी बहुत सारे नाज़रीन रिफॉर्म्स चाहिए। मैं आपकी मिसाल दे देता हूँ आपको उसकी। एक तरफ फौजी अदालतें हैं, फिर नैब है, फिर सुप्रीम कोर्ट है और जुडिशरी का वो सारा निज़ाम है, FBR कोर्ट्स हैं। अब 22 करोड़ अवाम के लिए कोई एक अदालत मुल्क में मौजूद नहीं है कि जो 22 के 22 करोड़ अवाम को कंट्रोल कर सके या इंसाफ दे सके, सारे मामलात को सिर्फ एक वाहिद अदालत हो देख सके। मुख्तलिफ अदालतें, मुख्तलिफ सेक्शंस, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी अदालतें रखी हुई हैं और हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर क्यों है, उसकी वजूहात आपको ये सामने मिल जाती हैं। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, अमजद खान न्याई साहब से स्टार्ट करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इस केस में फुल कोर्ट या बेंच का हिस्सा होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि
हालात के मुतकाजी है कि जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि आज इसको जिस तरीके के साथ आज 2 जजेस का फैसला सामने आया, क्योंकि आप कंडक्ट ऑफ द जज जो है वो डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन आप फैसला जजमेंट के ऊपर जरूर आप बहस कर सकते हैं, क्योंकि वो हिस्सा है आप जिसको आप पढ़ना भी है, उसके मुताबिक आपने उसकी तशरीह भी जो हुई है उसके ऊपर डिबेट करनी है। तो आज जो वक्त चुना गया लोगों के जहनों में और हमारे जहनों में जो इस वक्त सवाल उठे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को दोबारा तकसीम किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई साजिशें हैं जिसके मुताबिक आज ये आपस की लड़ाई है, इख्तलाफात हैं, या वाकईतन जो नुकात उठाए गए हैं वो जेन्युइन है। बात एक ही समझ में आती है कि मकसद अगर डिले करना है इलेक्शंस का, क्योंकि जो 3 सवालात उठाए गए हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है, अगर हासिल है तो किस कानून के नीचे हासिल है, और उसके अलावा जो उन्होंने 2 सवाल और उठाए हैं वो बहुत ही संजीदा नोयत के हैं। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी महसूस कर रही है। दूसरा ये कहना कि 9 जजेस ने ऑलरेडी जब फैसला हुआ तो चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया गया कि आप दोबारा बेंच बना लें, लेकिन आज अचानक से जब ये फैसला सामने आता है तो लोगों के और पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये जहनों में सवाल जरूर उठता है। मैं समझता हूं कि इस पे एक सैर हासिल बहस से चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तलाफात हों या सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो, क्योंकि इदारे की अगर कारकर्दगी मुतासिर होगी या इदारे के अंदर कोई डिवीजन होगी तो उससे ये पाकिस्तान का जो आला तरीन इंस्टीट्यूशन है ये कमजोर होगा। पहले ही हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो इससे जो सवालात और बढ़ेंगे और लोगों का अगर खुदा न खास्ता इंसाफ के निज़ाम से एतबार उठ गया तो फिर इसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल होगा और ये पाकिस्तान की तबाही का बायस बनेगा। थैंक यू अमजद भाई, और थैंक यू। पाकिस्तान नाज़रीन, के अंदर आमिर सईद इंतशार राज साहब का माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अमजद भाई मेरे साथ रहिएगा, इसी पे कमेंट लेना है मुझे आमिर सईद राज साहब का, माहिर कानून है। आमिर भाई, बिफोर इट के हम मेन डिस्कशन की तरफ आए, पहले मुझे एक चीज़ थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दीजिए आवाम के लिए कि इख्तलाफी नोट या जो थोड़ा सा जजेस में इख्तलाफ सामने आ रहा है वो एक चीज़ के ऊपर आ रहा है कि भाईजान सुओ मोटो नोटिस लिया जा सकता था या नहीं, या इस पे भी आ रहा है कि 90 रोज का इलेक्शन। आप रेड द डिसीजन, मैं सारा वो इख्तलाफी नोट भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन आवाम के लिए जरा आसान सा करके हमें समझा दें वो। देखिए जी, सबसे पहले तो बात जो इलेक्शन जो आज इख्तलाफी नोट आया है 2 जज साहबान की तरफ से, इसको आप शुरू से लेके चले हैं। जब ये शुरू में बेंच बना था जिसके अंदर 9 मेंबरान थे, सॉरी 7 मेंबरान थे, 7 मेंबरान में से 2 मेंबरान एक साइड पे निकल गए और 2 ने उस वक्त अपना दिया कि सो मोटो के इख्तियार नहीं है, ये बनना नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जब नए बेंच की तश्कील का सब ने कह दिया तो उसके बाद एक नया बेंच तश्कील पाया, तो जो आगे फैसला होना या आगे सुना जाना था उस 5 रुकनी बेंच ने वो सब कुछ सुना और सुनने के बाद 3-2 की मेजॉरिटी से ये फैसला है। तो ये चीज तो बिल्कुल एक सादी सी बात है कि जो भी फैसला था वो 3-2 की मेजॉरिटी से आया। ठीक है। अब 2 जो बंदे हैं उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट उस वक्त भी दिया था, आज उस इख्तलाफी नोट को उन्होंने प्रॉपरली एलेबोरेट करके ये बता दिया है कि सो मोटो का ये पावर जो है ना वो कर्टेल होनी चाहिए और फुल कोर्ट इसके ऊपर होना चाहिए जो इसको बता सके कि चीफ जस्टिस के पास ये पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन करता जाऊं कि फुल कोर्ट ने ही ऑलरेडी ये चीज चीफ जस्टिस को एम्पावर किया हुआ है कि वो सो मोटो ले सकते हैं, और सो मोटे लेने के लिए देखने की चीज ये होती है कि ऐसा काम जिससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो रहा हो या पब्लिक एट लार्ज के फायदे के लिए चीज हो,
उसके ऊपर सो मोटो ले जा सकता है, और सो मोटो की पावर्स वो फुल कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी हुई हैं। वो चाहे कोई भी हो, इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब से, कौसर साहब से, सब वो यूज करते हैं। आज ये मंसूर अली शाह साहब का कहना कि उनकी पावर्स कर्टेल करनी चाहिए, ये उनकी अपनी जाती राय हो सकती है। जब उन्होंने अच्छा, भी यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। इसका मतलब है कल को कि वजीर आजम के इख्तियारात भी डिवाइडेड होने चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इख्तियारात भी डिवाइडेड होने चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी महकमे, इवन हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनके इख्तियारात भी फिर डिवाइड होने चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये तो चीज है कि जो पावर्स हैं वो पावर्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी गई हैं, वो फुल कोर्ट ने दी हैं। इस तरह पार्लियामेंट अपनी कानून साजी करके अपनी पावर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पाकिस्तान को देती है, प्राइम मिनिस्टर उसके पास पावर्स है और वो कैबिनेट के साथ मिलकर फैसले करता है। लेकिन कैबिनेट को ये नहीं कि उनकी सजेशन लेते हैं, सजेशन बनने के बाद जो फैसला होता है वो चीफ मिनिस्टर के पास प्रोविंस में होता है या फेडरल में आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। लेकिन अदालत का जो सिस्टम है उसके अंदर जजेस की बेंच बनाने का जो इख्तियार है और शो मोटर लेने का इख्तियार वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, जो कि ऑलरेडी जुडिशल कमीशन जो इनका फुल कोर्ट था उसके अंदर बहुत अरसा पहले ये चीज डिसाइड हो चुकी थी। अब अगर मंसूर अली शाह साहब या अहमद वकील साहब ने अपना जो डिसेंटिंग नोट दिया है तो वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन उस राय की वजह से पूरा सिस्टम नहीं लपेटा जा सकता कि नहीं जी पावर्स कर्टेल करने के लिए इस हालात के अंदर, ऐसे हालात के अंदर जब मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो होती है उसको कोई मानने को तैयार नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इलेक्शन कमीशन भी इनकार कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एक साइड पे करके बाईपास करके जिस तरीके से बात की जा रही है, ये एक महज़िब मुआशरों के अंदर, जो ममालिक के अंदर ऐसी बातें नहीं होती हैं। इस तरीके से हमारा आमिर ना भाई, महज़िब मुआशरों में 12-12 साल के बच्चे 14-14 रोज के लिए जुडिशल नहीं किए जाते। सर देखिए, ये तो चीज़ है, जुडिशल सिस्टम के अंदर कोई खराबियां हैं। हमारे एक बदकिस्मती है कि जब भी हमारी कोई गवर्नमेंट आती है तो उनके नारे होते हैं कि हमने जुडिशल रिफॉर्म लानी है, ये चीज़ें लानी है, लेकिन वो जब वो खुद लोग इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त कई चीज़ें होती हैं जो उनके काबू में नहीं होती हैं, जो इनके रिफॉर्म सिर्फ इक़्तिदार में तब नहीं पीका होती। एक्ट में होती हैं कि इंटरनेट पे जो बच्चे ट्वीट्स करते हैं उनको पकड़ लो। हर हुकूमत यही कर रही होती है, बस ये पीका एक्ट पे जोर होता है सबका। हर बंदा जब आता है वो अपनी गवर्नमेंट को आप पे मजबूत करने की कोशिश करता है, वो चीज़ें भूल जाता है कि मैंने अपोजिशन के अंदर बैठ के लोगों को क्या कहा था कि वो क्या करेंगे, वो चीज़ें भूल जाते हैं। अगर ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करने से पहले अगले 15 से 20 साल का हमने ये बना लेना है कि हमने इस तरीके से लेकर चलना है और बाकी जो रूटीन के मुताबिक चीज़ें होती हैं उसको पार्लियामेंट चलाया तो बेहतर हो सकता है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ हम 1 साल फैसला करते हैं, 2 साल बाद जो नई गवर्नमेंट आती है वो कहती है नहीं जी ये फैसले खत्म कर दो। उससे नुकसान किस तरह होता है? पाकिस्तान का होता है, आम पब्लिक का होता है, इन लोगों को तो नहीं होता जिन लोगों के अपने असासे पाकिस्तान में नहीं है, जिन लोगों की यहाँ औलादे यहाँ नहीं थैंक यू। मैं बैठती। आगे से मोहसिन साहब का कमेंट मेरे साथ रहिएगा। मोहसिन साहब, बज़ाहिर लड़ाई फिर से पड़ती हुई नजर आ रही है। आपने तो वो माजी का वो टाइम देखा हुआ है कि जब जजेस की डिवीजन हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। डू यू सी कि उस तरफ चीजें फिर से जा रही हैं पाकिस्तान में? देखिए राय साहब, जब चीजें किसी हमारे मुल्क में हमने देखा कि सियासी लीडर और जो पीडीएम के सियासी लीडर हैं इनके खिलाफ जब भी कुछ चीजें जाने लगती हैं तो वो कहते हैं कि इतनी धूल उड़ाओ कि सब एक जैसे कर दिए जाएं। अब मैं देखें 2-3 चीजें मेरे दोस्तों ने भी डिस्कस की है और आपने भी पूछा। देखें जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म के ताल्लुक है तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कौन सा वक्त सही है और कौन सा वक्त सही नहीं है इसका तो तयन करना होगा ना। और फिर ये हमने देखना है कि हमने एक बड़ी छोटी सी बात है, मेरे दोस्त अभी बात कर रहे थे, जाहिर है कि मैं कोई कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, मैं तो एक सहाफत का तालिब इल्म हूँ। हमने देखा है कि यहाँ पर एक सिविल जज, ग्रेड 17 का जो सिविल जज होता है जिसने लोअर लेवल पे, जिसको लोअर जुडिशरी कहते हैं, उसको हम जब उसको मुंतखब करते हैं उसके लिए एक मुकाबले का इम्तिहान है और वो एक जाहिर है कि पढ़ लिख के वो लोग आते हैं। लेकिन जब हमने आला अदलिया के जजेस का तयन करना है तो हम अपनी जो सियासी हुकूमतें होती हैं, जो हमारी जुडिशरी की ब्यूरोक्रेसी होती है, वो जिसको पसंद करती हैं उसको वो आगे ले आती हैं। तो जाहिर है कि उसकी वजह से हमारे जुडिशल सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स है। देखना कि जिस तरह हम पूरी पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी को इलेक्ट करते हैं, अब तो इल्ला माशाल्लाह उसमें भी हमारे हुकूमतों ने इतना गंद डाल दिया है कि मेरा जिस तरह कहते थे कि मेरा अफसर है, ये तेरा अफसर है, तो आज वही हमारे सामने खुल के बातें आ रही हैं कि मेरा जज है और उसका जज है। और अब जजों को माजी में भी हमने कभी चमक दिखाकर और कभी ब्रीफ केस देकर, अल्लाह माफ़ करे कि हमारी ऐसी हिस्ट्री है कि हमें बताते हुए लोगों को शर्म आती है। तो उस मुआशरे में हम रह रहे हैं जहाँ अभी आप बात कर रहे थे कि जहाँ छोटे छोटे बच्चों को
कोई सिविल जज देखे बगैर, कोई सेशन जज उनको देखे बगैर जुडिशियल भेज देता है, ये नहीं देखता कि ये बच्चे की उम्र क्या है, ये क्या कर सकता है। यहाँ तो आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले हम ये सारे किस्से नहीं है बल्कि ये तो हकायक हैं कि एक बंदा क्वेटे में है ही नहीं है या इस्लामाबाद में है ही नहीं और वहां उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं। अच्छा। यार कोई, मैं क्या इस सिस्टम के बारे में जो है ना कमेंट करूं। अब तो कमेंट करना भी अजीब सा लगता है क्योंकि किसी पुलिस को, किसी इंतजामिया को, किसी कानून को कोई अब समझ ही नहीं आ रही कि क्या किया जाए। I'm सॉरी तो है मैं आपको जुडिशल इंटरप्ट कर रहा हूँ मोहसिन भाई। अब लगता ये है कि किसी ला कानूनियत के ऊपर कमेंट करें ना हम लोग, तो डर ये लग रहा होता है कि ला कानूनियत के ऊपर कमेंट करने की वजह से हम पे एफआईआर हो जानी। बिल्कुल आप सही कहते हैं। देखिए अभी पिछले मुझे समझ नहीं आ रही कि हर दूसरे दिन, मैं ये नहीं कहता कि आज की हुकूमत में, ये मैं कोई पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ कि कोई ना कोई पैमरा की तरफ से कभी आ जाता है, कभी किसी की तरफ से कि जी ये नशरियात रोक दो, ये आप नशर करो, ये नशर ना करो। ये कौन सी आज़ादी है सहाफ़त है? हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमारी जो जुडिशरी है उसका इंटरनेशनली लेवल क्या है? हमारी जो आज़ादी इज़हार है, आज़ादी राय है, उसका क्या है? ये क्या हम इस काबिल हैं कि किसी हम पढ़े लिखे लोगों को, किसी हम डेवलप कंट्री को ये बता सकें कि हम ये करते हैं? हमें तो शायद उस वक़्त बताते हुए भी शर्म नहीं आती, हमें तो सिर्फ़ एक ही मोहसिन भाई काम आता है छोटी कि सी हम ब्रेक बाहर लेनी है निकलें। मुझे नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मोहसिन गुरैया साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे कि जिस तरह मोहसिन साहब अभी कह रहे थे कि हमारी जुडिशरी जो है आलमी रैंकिंग में वो कहाँ पाई जाती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बताते हुए खुद से शर्मिंदगी होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। रफाकत डोगर साहब हमारे कानून है, उन्होंने मेरे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। रफाकत साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप सर, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का सर एहसान। मैं तसलसल को आगे लेके चलता हूँ इसी तरह जिस तरह हम लोग गुफ्तगू करते आ रहे थे ब्रेक से पहले। आपके लिए एक सवाल मेरा मोटा सा है। 30 अप्रैल 2023 के बाद जो भी निगरान सेटअप पंजाब में चल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में, जो चीफ मिनिस्टर है निगरान, क्या ये सेटअप इसी तरह चलता रहेगा? इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए जी, इसकी कानूनी हैसियत आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी हम्म, निगरान वज़ीर आला की हम्म, कानूनी हैसियत के मुतालिक। तो वो मौजूद लाहौर हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि जी वो इलेक्शन कमीशन ने ठीक उनको अपॉइंट किया है। हम्म, उनमें कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि वो शेख रशीद की पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए। हम्म। उन्होंने इसको दुरुस्त मानते हुए इनके अपॉइंटमेंट को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। हम्म। ये तो आज की लाहौर हाई ये कोर्ट का अपॉइंटमेंट दुरुस्त ठीक है, इंतशार। दैट वी आर अपडेटेड विद, वो वी ऑल नो दैट, लेकिन 30 अप्रैल के बाद क्या होगा सर? देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन ने, जो इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है हम्म, और उस आईनी इदारे ने उसको दिए गए इख्तियारात के तहत इनको सिलेक्ट किया था। हम्म, अब कोई सूरत हाल जो होती है, दिन मुकर्रर किया था उन्होंने 30 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ने कि ये इलेक्शन हो जाने हैं, हम्म, उस वक्त तक ये पीएम साहब रहेंगे। हम्म, अगर वो टाइम एक्सटेंड होता है तो जैसे पहले होता रहा है, हम्म, लाजमी तौर पे है कि जो इलेक्शन कमीशन टाइम एक्सटेंड कर रहा है, हम्म। दूसरी नई अपॉइंटमेंट तो नहीं हो सकती कि इस 30 अप्रैल तक तो ये वजीर आला रहेंगे और 30 अप्रैल के बाद फिर इलेक्शन कमीशन एक नए वजीर मतलब आला दो को चार appoint साल कर भी दें। अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर भी यही नहीं रहेंगे? है, ये तो हाइपोथेसिस होते हैं ना, ऐसा होता नहीं है, ये तो कहने की बात होती सर है। हमने तो ये भी कभी लेकिन कभी नहीं सुना था कि 90 रोज से ऊपर भी इलेक्शन जा सकते हैं, क्योंकि आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था, लेकिन बजाहिर तो भी वो भी चला गया। हाइपोथेसिस भी चल रहा है हाँ, मुल्क की वजह से। बिल्कुल। ऐसे ये हमारे मुल्क की तारीख भरी पड़ी है ऐसी चीजों से। नहीं सर, दो दफा ये आई है, दो दफा, लेकिन वो बहुत बड़े सानेहात थे जब इलेक्शन थोड़े से डिले हुए थे, तारीख नहीं बड़ी पड़ी। इससे पहले भी बड़े इलेक्शन की अनाउंसमेंट्स होती रही हैं, जो जहाँ पर हुक्मरान आते रहे हैं तो वो फिर बड़ा लंबा टेन्योर चलता रहा है। हाँ वो आमरीत के वो आप डिक्टेटरशिप की बात करेंगे तो वो कहानी अलग है। सर थोड़ी सी रहनुमाई और फरमा दे मेरी। आइन का कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन बैक वक्त होंगे? देखिए ये आइन के किसी स्पेसिफिकली तो ये बात नहीं की गई,
वहाँ ओके। तो ये मेंशन किया गया है कि ये जो इलेक्शन होने हैं ये टर्म बाय टर्म जो भी टर्म होएगी वो सारे मुल्क के इलेक्शन सूबाई और कौमी जो एक ट्रेंड चल गया था पहले इसी मुल्क में पहले ये चलता रहा है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन पहले हो जाते थे कौमी असम्बली के बाद में होते फिर ये डिसाइड उन्होंने कर लिया रूल्स बना लिए कि नहीं इलेक्शन एक ही दफ़ा होने ज़्यादा मुनासिब है उसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं वो जो नामुनासिब थी वो दूर कर दी गई कि एक ही दिन इलेक्शन होने से ये बेहतरी आएगी कि लेकिन आइन में तो कहीं ना लिखा सर ये कि सबके इकट्ठे इलेक्शन होंगे तमाम असेंबलीज के और नेशनल असेंबली के। वो रूल्स बनाए गए ना बाद में कि ये फिर इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं। सर वो रूल्स की थोड़ी डिटेल में बताएं, हम पढ़ना चाहेंगे, हम अपने आवाम तक वो पहुंचाना चाहेंगे रूल्स। क्या वो सिर्फ जुबानी कलामी रूल्स हैं कि राइटिंग है वो? नहीं वो ये सारी चीजें देखें ये तो राइटिंग ही होनी ना जुबानी कलामी सर वही तो पूछ रहा हूँ ना, मुझे नहीं मिली वो इन राइटिंग, कहीं पर भी कोई इस तरह का नहीं रूल रेगुलेशन मिले कि जहाँ पर हो के हमने आज बैठ करके फैसला कर लिया है, कोई असेंबली से करवाया है, पार्लियामेंट से करवाया है, कहीं पर मुझे वो मिला नहीं सर कोई फैसला इस किस्म का। चलो ये हम आपको बता देंगे जी ये सर हमारे कानून है, मेरे तो असली टेलीफोन लाइन से लिया कि मैंने कुछ सिखाओगे। नहीं जुबानी तो नहीं होते रह गया ये पिछले कितने टर्नोवर से आमिर सईद राह साहब आपके पास है कोई इस किस्म का फैसला सर? पढ़ा कहीं पे आपने? मेरे देखें जी मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पर सीधी सी बात है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आर्टिकल 1 से लेकर आखिर तक चले जाएं तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक ही दिन होगा। अगर ये मेरे भाई रूल की बात कर रहे हैं तो रूल्स बाद में आते होते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है कि कब असेंबली डिसॉल्व होगी, कब प्राइम मिनिस्टर अगर साइन करेगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट उसको कितना टाइम देगा, इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियार है, 90 डेज टाइम कहाँ दिया हुआ है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 112 से शुरू करें तो आप नीचे तक आगे चलते जाते हैं। 130 में है कि कब रिजाइन करता है, अब आगे 254 के अंदर लिखा हुआ है कि कब किस तरीके से इलेक्शन की टाइम को आगे पीछे किया जा सकता है, कोई टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना हो रही हो, ये सारी चीजें लिखी हैं। और मैं एज ए कानून के तालिब इल्म के तौर पर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ये चीज नहीं मिली कि हमारा इलेक्शन एक ही चले दिन मैं होना अमजद साहब से भी पूछ लूं कि पार्लियामेंटेरियन है, हो सकता है पार्लियामेंट के कोई बिजनेस रूल्स हो इस किस्म के जो हमारे अवाम तक नहीं सामने आ सके। अमजद भी कहीं पर कोई इस तरह की कानून साजी या कहीं मुतफिका बैठकर कोई फैसला भी किया गया था पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से कि जी तमाम असेंबलीज के इलेक्शन हमने एक ही डेट पे करवाने? साकिब मुझे आप बता दें या अभी डोगर साहब को आपने बुलाया है, उन्होंने कोट किया है तो उसके कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन, कोई सब सेक्शन, कोई रूल्स ऑफ बिजनेस की किताब हमें दे दें। हर एक चीज का जो है बिल्कुल आइन के अंदर जो है वो वाजे तौर पे लिखा है कि इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन के क्या दायरा कार में आता है, उन्होंने किस तरीके के साथ इलेक्शन कराना है, इलेक्शन के बाद कैसे जब मेंबर पार्लियामेंट या एमपी ये जो है प्रोविंशियल असेंबली जो है वो असेंबली के अंदर जाएगा, वो अपना हलफ उठाएगा, हलफ उठाने के बाद वो क्या मुंतखब कौन होगा, स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, फिर चीफ मिनिस्टर होगा, और इसी तरीके के साथ नेशनल असेंबली का है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, फिर जो है कायद ईवान मुंतखब होगा, और फिर जो है इसके बाद जो स्पीकर के भी इख्तियारात है कि जितनी भी पॉलिटिकल अपोजिशन की जमातें होंगी वो अपना एक नॉमिनेट करेंगी जिसको फिर नोटिफाई करेगा अपना स्पीकर नेशनल असेंबली अक्सरियत की बुनियाद पे। तो हर चीज इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक पूरा उनका कॉलेज है, वोटिंग कॉलेज है कि किसने उनको वोट देना है और कैसे देना है। इसी तरह सेनेट का हिसाब है। तो हर एक चीज के जो है वो आइन के अंदर वाजे है। पता नहीं आजकल जैसे एक दरमियान में एक बहस छिड़ी थी कि रोशन ख्याल इस्लाम होगा, फिर एक इस्लाम होगा, एक बुनियाद पर इस्लाम होगा, और पता नहीं कई किस्में, हालांकि आज से 1400 साल पहले इस्लाम तो आ चुका है, और इसीलिए कुरान के अंदर कहा जाता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन अल्लाह का दीन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो इसी तरह आज आइन के अंदर जो है अजीबोगरीब सुनी जा रही है, हमें पता हमें भी नहीं है कि वो कौन सा आर्टिकल है या सेक्शन है या रूल है जिसके नीचे जो है इफ एंड बट्स लगाया जाता है। तो हमें भी कोई बता देता कि हम भी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है हम भी सीख सकें, ताकि आपकी प्रोग्राम्स में हम भी डिबेट कर सकें
मैं और फिर डोगर इस साहब की के ऊपर तरफ वापस तफसील जाता हूँ। डोगर साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुन ली, मैं तीसरा हूँ। चले, ये दोनों तो मेरे से सीनियर है कानून को, एक पार्लियामेंटेरियन है, एक माहिर कानून है, ये मेरे से ऑब्वियसली बहुत बेहतर जानते होंगे चीज़ों को। सर मेरी रहनुमाई प्लीज़ करें, फिर कोई बता दें हमें कि कोई फलां सिटिंग थी, फलां पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, वहाँ पर तमाम सेनेटर, तमाम पार्लियामेंटेरियन बैठे थे और इस रकम को फैसला किया गया था। कोई हमें डेट्स ही बता दें ताकि हम लोग निकाल लें गूगल चुगल से वो। इस वक्त तो मेरे पास कोई मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। चलो, अमर सईद राम मुझसे ज्यादा पढ़े हुए भाई हैं मेरे, हम्म मेरे दोस्त भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अगर नहीं ये बात भी है ना, तो हम्म। क्योंकि एक कंसेंसस बन गया था मुल्क में, देखिए एक कंसेंसस बन गया था मुल्क में इलेक्शन सर कब, वही तो के पूछ टाइम रहा हूँ ना पे। मैं चले रिटर्न भी नहीं मांग रहा, कंसेंसस कब बना था, किन लोगों के दरमियान कंसेंसस हुआ था? संसद देख लें आपने, जब पहले अलग-अलग इलेक्शंस होते रहे हैं, और 3 यही दिन क्या प्ली पहले पीएमएलएन ले रही है अब? नहीं, नहीं, पीएमएलए अच्छा, लीड तो नहीं ना होनी थी। वो ओके। पहले 3 दिन पहले इलेक्शन होते थे, फिर उसके बाद 3 दिन बाद कौमी असेंबली के इलेक्शन होते थे, फिर उसके बाद रेगुलर एक ही दिन में इलेक्शन होने शुरू हो गए। हम्म। ये तो सबको पता है ना कब शुरू हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और नुक्ते की थोड़ी सी वजाहत कर दें कि जो अभी आज कॉन्ट्रडिक्टरी नोट्स आए हैं, कि जिस तरह थोड़ा इख्तलाफी नोट आया है, दो दो जो जस्टिस साहबान हैं वो मुत्तफिक नहीं है 3-2 की रेशियो से जो पहले फैसला आ चुका हुआ था, इसके ऊपर इस इख्तलाफी नोट की तफसीली फैसला आने के बाद जो फैसला पहले आ चुका है 90 रोज़ा और आज खुद नोटिस वाला मैटर सारा, उसके ऊपर ये इख्तलाफी नोट किसी तरह असरअंदाज तो नहीं होता? देखिए जी, बतौर तालब इल्म कानून के, हम्म मैं तो ये समझता हूँ कि इन्होंने इनको किया है, जो पहले पनामा बेंच का फैसला आया था, जिसमें 2 मौजूद जज साहबान ने सुनने जब हेयरिंग सुनी, तो उसके बाद उन्होंने अपना डिसाइड कर दिया कि जी ये नाअहल हो गए हैं नवाज शरीफ साहब, और बाकी के जजेस ने ये मुनासिब समझा कि नहीं, ये नाअहल करने से पहले ज्यादा जरूरी है कि इसकी प्रूव कर ली जाए, कोई जेआईटी बना दी जाए। हम्म तो वो फैसले से ये इंफर हुआ है। अब भी ये बात बड़ी क्लियर है कि जब 2 जजेस बेंच बनने के बाद किसी को, ये तो आज क्लियर है, बेंच ने भी बता दिया है ना कि बेंच बनने के बाद किसी को बेंच से हटाया नहीं जा सकता किसी जज को, हम्म, उस वक्त तक कि जब वो खुद ना रिफ्यूज कर ले। ठीक है। अब इसमें तो बड़ी क्लियर बात थी कि 2 मौजूद जज साहबान ने खुद को रिफ्यूज कर लिया, हम्म 2 मौजूद जज साहब ने ये ओपन रहने दिया, और उन्होंने अपना ये नोट भी दिया है, और उसके बाद आपके सामने है सारी चीज। तो इस हवाले से ये बड़ी क्लियर बात है कि ये 4-3 का फैसला है। हम्म। और ये क्योंकि इसका पहले प्रेसिडेंट भी मौजूद है। अच्छा, जब जिस तरह रिक्यूज कर लेते हैं, दो जजेस जिस तरह रिक्यूज कर लिया, तो उसके बाद जो बेंच बनता है, क्या सर उसको नया बेंच नहीं कंसीडर किया जाता? नहीं, नहीं, नया बेंच नहीं वो कंसीडर होगा जब चले, तक। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। जाहिद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कानून है। जाहिद मलिक साहब, आपसे भी यही सवाल, यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जब जिस तरह 2 जजेस ने रिक्यूज कर लिया था इस सारी प्रोसीडिंग के अंदर, तो जो बेंच उसके बाद बनेगा उसको नया बेंच कंसीडर करेंगे या वो 7 जजेस ही आगे चलेंगे? शुक्रिया जनाब। मेरी राय ये है कि इससे पहले हम पनामा केस में भी ये देख चुके हैं कि नया बेंच नहीं कहलाता बल्कि वही बेंच कंटिन्यू करता है, क्योंकि पनामा में भी इसी तरह हुआ था कि 5 मेंबर्स बेंच था और उन्होंने 2 जजेस ने स्ट्रेट अवे मियां नवाज शरीफ साहब को गिल्टी डिक्लेयर करके नाअहल किया था। 3 जजेस ने कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद जब बेंच दोबारा असेंबल हुआ तो 5 मेंबर्स आकर बैठे थे, वही 2 जजेस जो पहले ही अपना फैसला दे चुके थे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि एक नया बेंच असेंबल हुआ है। बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि यहाँ कानून और अदलिया, जिसके बारे में हमारी विशफुल थिंकिंग ये है कि इसको सबसे ज्यादा अबव बोर्ड डिपार्टमेंट होना चाहिए जिस पर कानून दानों और अवाम का एतमाद हो, वो नहीं है। आज हमारी जुडिशरी पूरी दुनिया में जिस नंबर पर है वो आपके सामने है। जब बेंच बनता है तो आप किसी आदमी से पूछ लीजिए, सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, लोग पहले से बता रहे हैं कि इस बेंच का फैसला ये होगा। जब तक कानून के मुताबिक
आप इंसाफ नहीं करेंगे और अगर सहूलतकारी करके आजकल जो बातें सामने आ रही हैं कि ट्रकों के जरिए या खानगी पसंदीदगी की बिना पर फैसले दिए जाएंगे, तो फिर इसी तरह की सिचुएशन आएगी। सर, जिस खानगी पसंदीदगी की आपको आप मेंशन कर रहे हैं ना, आज मैंने डिजिटल मीडिया पे एक कैंपेन देखी है, उसमें एक खातून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, आयशा भुट्टा नामी खातून है। उनको किसी जज जी साहब की बेगम बनाकर, तो उनकी फोटोज लगा लगा कर वो ट्वीट एंड फेसबुक के ऊपर लगाई जा रही थी, जी ये देखें ये फलां जज साहब की बेगम है और इस वजह से ये जज साहब जो है ये प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होंगे। हालांकि उन खातून का किसी भी जज साहब से कोई लेना देना नहीं था नहीं, और वो खुद डिजिटल मीडिया में शोर मचा रही थी कि भाई मेरा किसी जज से कोई लेना देना नहीं है। बजा फरमा रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की बेशुमार खबरें आती हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिस वक्त पानामा केस का फैसला हो रहा था, तो उस वक्त बेंच नंबर 1 की गैलरी में जजेस की फैमिली बैठी हुई दादो तहसीन के डोंगरे बजा रही थी। आप इस चीज को भी रियलाइज कीजिए, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। बिल्कुल ठीक हो गया। उस अच्छा अमजद भी उस वक्त भी जी 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 अगर जी मलिक साहब। आप उस वक्त भी अगर आपको याद हो, तो बेंच में बैठे हुए कुछ लोगों के बारे में उस वक्त भी खबरें आई थी कि फलां के साहबजादे अपने कॉलेज में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा हैं, फलां के साहबजादे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। सर उस डिटेल में अफसोस जाएंगे तो फिर तो हमें वापस वो कोयटा बेंच पे भी जाना पड़ेगा, मरहूम रफीक तारड़ साहब भी आएंगे। सर वो तो कहानियां इस मुल्क में चलती आ रही है, पता नहीं कहाँ से चली हुई है ये, वो तो चलती आ रही है। बारे मैं बैसित एक पाकिस्तानी और कानून के तालिब इल्म के तौर पर ये समझता हूँ कि दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जहां अवाम को पर एतमाद नहीं रहा और विद इन अदलिया अब एक ऐसी सिचुएशन सामने आ गई है जहां पर एक बाकायदा डिवीजन नजर आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले में चीफ जस्टिस साहब मोहतरम ने अपने आप को डिस्प्लेस किया है। क्या जरूरत पड़ी है कि आप तमाम सियासी केसेस में वही चंद एक जजेस हैं उनको ही आपने बेंच में रखना है? ये कोई तरीका नहीं है। आर्टिकल 184(3) में जो सुओ मोटो का है इख्तियार, उसमें कहा लिखा गया चीफ जस्टिस, वो वहां लिखा है भाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसी एक जज का नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट 17 तमाम जजेस का जजेस नाम का। है अगर पूरे हो तो। जी सर। 17 जजेस का नाम है अगर पूरे जज हो सुप्रीम कोर्ट के, तो वो तो फिर कोई भी जज हो सकता है ना इस हिसाब से। नहीं नहीं, उसके लिए एक तरीकेकार वजह किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई जज 17 में से कोई भी ये समझे कि सुओ मोटो होना चाहिए, वो चीफ साहब को कहें और चीफ साहब 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक बेंच बना दें, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगी, पिक एंड चूज कि आपने अपनी ये मर्जी का सर ये तो जज बिल्कुल आपकी बात लेना ठीक है, है। ये तवज्जो तलब प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, लेकिन वही फिर कि जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी तो इस तरह के मसाइल हल होंगे। अमजद भाई, व्हाट डू यू सी कि एक नया क्राइसिस पाकिस्तान में जन्म ले रहा है? अभी पहले इलेक्शन डेट और अभी सारे हम तो सारा मुल्क और सारे मुल्क की आवाम उस तरफ देख रहे थे और जजेस के इख्तलाफ ने, आपको लगता है कि एक नए क्राइसिस को जन्म दे दिया? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक आज जो सामने आई हैं चीजें, इससे पूरा पाकिस्तान परेशान हो गया, क्योंकि जो अदालती निज़ाम है या अदालत आलिया है, वो खुद इख्तलाफात का शिकार हो जाए और ऐसे मौके पे हो जाए जहां उन्होंने आइन और कानून की तशरीह करनी है। और मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक मोड़ पे खड़ा है, जहां पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ चुकी है, जहां हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जहां फंडामेंटल राइट्स जो है वो सलब किए जा रहे हैं, जहां लोगों को दबाया जा रहा है, जहां एक फैसिस्ट गवर्नमेंट जो है वो एक भयानक और गेस्टापो के रूप में सामने आ रही है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन होना निहायत ही अफसोसनाक है। हम समझते हैं कि इस वक्त इतनी जो शदीद इज़्तिराब का शिकार है, और हम समझते हैं कि ऐसे मौके पे ऐसे वाक़यात का होना जो है वो गैर मुनासिब है और अफसोसनाक भी है। जाहिद मलिक साहब, एक और चीज़ की थोड़ी सी उस पर रोशनी डाल दीजिएगा, थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि जजेस का इख्तलाफ तो सारा सो मोटो एंड ऑल दैट उस तरीका कार पे है, क्या कहीं पर इख्तलाफ 90 रोज के अंदर इलेक्शन में भी है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कि जजेस में ये भी इख्तलाफ पाया जाता है? मैं गुजारिश करूं जी, जी जी ये प्लीज मलिक साहब। 90 रोज वाला जो कॉन्सेप्ट बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, कोई
कि मेहरबान से ये तो पूछे कि 30 अप्रैल से पहले 90 रोज की मुद्दत खत्म होती है, नकवी साहब की भी, इलेक्शन की भी। तो ये किस कानून के तहत 30 अप्रैल की डेट दी है 90 दिन से बियॉन्ड? अब उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जी तरीकाकार ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सहूलत दी गई है कि अगर कोई टाइम बाउंड काम है और वो उस टाइम में मुकर्रर मुद्दत में पूरा नहीं होता, तो सिर्फ इस वजह से वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, गैर आईनी नहीं हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। उसके तहत मियाद भी बढ़ाई जा सकती है और जाहिद मलिक साहब का आई थिंक इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ गया बीच में। आमिर भी पॉइंट तो आ गया मलिक साहब का। जी आमिर बिल्कुल। पॉइंट आ गया। डू यू एग्री टू दैट? जी जी, मैं इनकी एक बात से एग्री करता हूँ। देखें जी, आर्टिकल 254 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो चीज़ क्लियर करता है कि कोई अगर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम फ्रेम दिया गया और उसके अंदर अगर कंप्लीट नहीं होती है तो वो इनवैलिड नहीं होगी। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त भी यही कोर्ट के अंदर बात हुई थी, डिस्कशन, कि अगर प्रॉपर इनका अगर हम टाइम देंगे तो 52 डेज का दिन टाइम बनता है जिसके अंदर इलेक्शन शेड्यूल आना होता है। इलेक्शन शेड्यूल, नॉमिनेशन पेपर जमा होने, स्क्रूटनी, अपील का टाइम, तो 52 डेज। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस वक्त वो दिन पूरे नहीं होते थे। तो उन दिनों को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान निगोशिएशन जो हुई थी, को कोर्ट ने कहा था की जाए, उसके अंदर मिलकर ये तय हुआ था कि आर्टिकल 254 को यूज करते हुए हम इसके दिन बढ़ा देते हैं उसको। वो इतने बढ़ाने के लिए टाइम था, वो चीज थी, उसकी बात को एग्री करते हैं। जो आगे 58 है इसका इलेक्शन एक्ट का, वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि अपना इलेक्शन शेड्यूल को आगे पीछे कर सकता है। इस बात से भी एग्री करते हैं। लेकिन ये जो 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, इसको जो चीज लिखी हो उससे आप बियॉन्ड जा नहीं सकते। लेकिन कोई ऐसे हालात बन गए थे कि उन्होंने उस वक्त डेट ना दी कि गवर्नर ने डेट देनी है या न देनी है, और मामला कोर्ट में गया, जिस वजह से मामला लिंगर रन हो गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दी कि इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करे और प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपनी डेट दे, तो उस वक्त जो डेट दी गई थी वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन थी। अब उसको ये कह देना, इलेक्शन कमीशन का अपना एक ऑर्डर जारी कर देना कि हम 254 को पहले भी यूज हुआ था, उसको हम यूज करते हुए इसलिए कि हालात मुल्क की ठीक नहीं है, हमें गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही और इसके लिए हम अपनी डेट 8 अक्टूबर देते हैं। क्या 8 अक्टूबर को उस वक्त पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बह रही होंगी, पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे? किसने क्या इलेक्शन देखा? कमीशन में नजूमी बैठे हुए ना, कोई उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है वो। पीर कलीम साहब हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। पीर साहब 254 अंडर डिस्कशन है, इसी पे मुझे प्लीज आप भी कमेंट दे दीजिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल को कोई भी गवर्नमेंट आएगी, 5 साल के बाद इलेक्शन करवाने का मूड नहीं है, 254 का सहारा लेंगे, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हम सारे इलेक्शन नहीं करवाते। सर इज इट जस्टिफाइड? देखें जी, 254 की इवेंचुअलिटी अराइज होगी जब वो एक्शन परफॉर्म होगा, वो एक्ट परफॉर्म होगा इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसमें कोई डिले होती है तो उसके तहत कंडोन किया जा सकता है। तो जो ऑर्डर आजकल अंडर इशू है उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि 90 डेज या जो पॉसिबल हो, तो उसमें कोई स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं था ऑर्डर इस तरह। बारकैफ असूली तौर पे आइन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर इन पैरामीटर्स में देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कासम सूरी वाली, उसमें वो उन्होंने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस 2 दिन के बाद पहले नहीं होनी चाहिए और 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। तो उसमें इन सब लोग वहां पे इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो है उसको फ्रस्ट्रेट किया है। मेरा ख्याल में अगर ऐसी बात हो तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें इस मुल्क में आज चल रही हैं जिनका अहाता किया जाना चाहिए। मसलन क्या इम्पैक्ट था जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट विद इन 7 डेज नहीं कराया गया? मसलन ये कि ये जो इलेक्शन है इसका क्या इम्पैक्ट है 90 डेज में नहीं हुआ है, और क्या जो है अब वो जो 63A का है वो भी देखना पड़ेगा। और चौथा इशू ये है कि क्या फर्द वाहिद सिंगल स्ट्रोक का पेन से असेंबली डिसॉल्व कर सकता है? तो इस सब चीजों को हल करने के लिए फुल बेंच बनाया जाए और ये सारे इश्यूज सेटल किए जाए।
सर इस पे मुझे लगता है उससे पहले जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, उससे पहले भी। देखिए जी, बात ये है कि ये जो है ना, अगर इस तरह जो है चलता रहा तो मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं वो सजाद अली शाह वाली तारीख ना दोहराई जाए। सर उसी डगर पे, अल्लाह ना करे उसी डगर पे हैं आप। तमाम मेहमानों का बहुत और शुक्रिया नाज़रीन। मैं जी जी बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता रोज हमारे एक इंटेलेक्चुअल दोस्त थे, उनके साथ बैठे हुए थे तो डिस्कस होता रहा, तो मैंने कहा यार देखो, जो नैरेटिव बनाया करो सोच समझ के बनाया करो। अगर आप ऐसा नैरेटिव देंगे जो कि प्लाजिबल नहीं है तो फिर कौम को नुकसान उठाना पड़ेगा, कौम ऐसे सफर ही करेगी। ऐसे ही तो ऐसे ही। लार्जर बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट बननी चाहिए इस सिलसिले में। दैट्स ट्रू, और दैट्स ट्रू। इस थैंक यू मसले पीर को साहब, हमेशा के लिए थैंक यू सेटल वेरी किया मच। जाए। और अगर आप जो है फर्द वाहिद की विल डोमिनेट करेगी तो फिर जो है मेरा नहीं ख्याल है कि ये मामला सुधर सके। और पीर साहब थैंक यू। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के शो में ज्वाइन किया। नाज़रीन हमने कोशिश की कि मैक्सिमम लॉ एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी ओपिनियन इस शो के थ्रू आप तक पहुंचाई जाए। सवालात वही हैं और ये सवालात आप देखिएगा कि आइंदा हियरिंग्स में, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यही तमाम सवालात जो हैं वो बार बार ज़ेर बहस आते रहेंगे। अल्लाह करे कि मामलात उस डगर पे जाएँ जो पाकिस्तान को सीधी राह के ऊपर, क्योंकि अभी हम लग रहा है कि दगड़गुएं हैं ऊपर नीचे, हमारा रास्ता भी मिल नहीं रहा पाकिस्तान को। अल्लाह करे कि सीधे रास्ते पर आ जाए, मुआशरत सीधे रास्ते पे आ जाए, डेमोक्रेसी सीधे रास्ते पे आ जाए, कौम में अमन हो, चैन हो, कोई पॉजिटिविटी आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।